Today we are going to start with another concept, and this is a very important concept, and this concept is called effective nuclear charge. Let's talk about effective nuclear charge. अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है? Let's talk about a bonfire. Bonfire में तो जैसे कि होली का दहन होता है, लोहड़ी जलाई जाती है, जो भी होता है तो वो bonfire होती है। अब उस bonfire के अंदर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि let's say यहाँ पर bonfire है, ठीक है? और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होता है। इस व्यक्ति को इस bonfire की कुछ हीट मिल रही है। एक और व्यक्ति आता है, वो आके बैठ जाता है और वो इसमें और कुछ लकड़ियां डालते हैं। तीसरा व्यक्ति आता है तो ये दोनों कहते हैं भाई हम यहाँ पे सबसे पास बैठे हुए, अब यहाँ पे तुम जगह, यहाँ पे तुम आ नहीं सकते, यहाँ पे जगह नहीं है, तो तुम पीछे बैठो। तो यहाँ पर ये दो लोग बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है, फिर यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है, फिर यहाँ एक सर्कल बन जाता है, यहाँ एक सर्कल बन जाता है। इस तरीके से सर्कल्स बनते चले जाते हैं और जैसे जैसे लोग आते चले जाते हैं तो बॉनफायर के अंदर साथ ही साथ लकड़ियां डालते चले जाते हैं, बॉनफायर भी बड़ी होती चली जाती है। अब देखो कि यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है इसके पास जितनी हीट यहाँ से पहुंच रही है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब जैसे कि सबसे डोमिनेंट फैक्टर ये है कि आखिरकार इस बॉनफायर के अंदर आपने लकड़ियां कितनी डाली है। जितनी इस बॉनफायर में लकड़ियां बढ़ती चली जाएगी, इस बॉनफायर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, उससे निकलने वाली हीट बढ़ती चली जाएगी ना। ये पहला चीज है। और दूसरा, ये पर्टिकुलर जो आदमी यहाँ पे बैठा है वो इस बॉनफायर से कितनी दूर है। ये जितना दूर होता चला जाएगा इस बॉनफायर की गर्मी इस तक कम से कम पहुंचेगी। और फिर एक और तीसरा फैक्टर है जो इस बात को डिसाइड करता है कितनी हीट यहाँ पे पहुंचती है, और वो फैक्टर ये है कि इस इंसान और इस इंसान के बीच में यहाँ पे और कितने लोग हैं। हर व्यक्ति बॉनफायर की गर्मी को कुछ ना कुछ ब्लॉक करेगा और इस तरीके से यहाँ तक पहुंचने वाली गर्मी कम होती चली जाएगी। इस छोटे से एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन? एब्सोल्युटली क्लियर? नाउ अब मेरा छोटा सा सवाल और है, इस बॉनफायर की हीट को इस आदमी तक पहुंचने से सबसे ज्यादा कौन ब्लॉक करेगा? ये वाला व्यक्ति या ये वाला व्यक्ति? लेट्स से दिस इज 1 एंड लेट्स से दिस इज 2। तो 1 और 2 में से हीट को यहां तक पहुंचने के लिए कौन ज्यादा ब्लॉक करेगा? सेकंड? फर्स्ट? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल, लेट्स से बाहर तेज धूप है, ठीक है, और आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक ऊंचे टेंट के नीचे खड़े हो जाओ या फिर छतरी के नीचे खड़े हो जाओ, ठीक है। दोनों में से गर्मी ज्यादा किस में लगेगी? टेंट में गर्मी ज्यादा लगेगी, सोच के देखो। राजस्थान में मकानों की छत बहुत ऊंची होती है, रीजन पता है? जितनी ऊंचाई से होगा ना, जितना ऊंचाई से होगा, जितना ऊंचा होता चला जाएगा आपको गर्मी उतनी कम लगेगी। जितना गर्मी चीज पास आ जाएगी ना उतनी गर्मी ज्यादा लगेगी। छतरी यहाँ पे बाहर धूप में छतरी लेके खड़े हो जाओगे ना, पसीने पसीने हो जाओगे। अगर ऊंचा टेंट है, समझ आ रही है बात? हाँ, तो बहुत प्रैक्टिकलिटी हो सकता है तुमने कभी ऑब्जर्व ना किया, ठीक है? क्या हुआ? ये ज्यादा ब्लॉक यहाँ तक पहुंचते तो हीट बहुत कम हो जाएगी।
समझ आइएगा ये बात कोई कंफ्यूजन। अब अगर हम इस बात की कंफ्यूजन की बात करते हैं, यहाँ तक की बात करते हैं किस तरीके से हीट पहुंचेगी, तो जितना जो पास होगा इसके बॉनफायर के जितना ज्यादा पास होगा वो हीट को उतना ज्यादा ब्लॉक करेगा, और ये बॉनफायर से जितना दूर होता चला जाएगा ये कम ब्लॉक करेगा। अगर इसके पास कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो ये भी कुछ ना कुछ हीट ब्लॉक करेगा, लेकिन ये बहुत कम करेगा, और अगर इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करेगा। Am I clear? ठीक है, कोई चीज के लिए इसलिए एग्री मत कर जाना बिकॉज़ आई एम अ टीचर एंड आई एम सेइंग इट, थिंक ओवर इट, थोड़ा सा सोचो। यहाँ पे हमने छत ऊपर रखी, छत ऊपर अगर ये देखिए ये टॉप फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे छत इतनी ऊंची है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर धूप चली हुई लगी हुई है, ठीक है, छत इतनी ऊंची है, ऑन द अदर हैंड अभी से धूप के अंदर तुम कोई छोटी सी छतरी लेके खड़े हो जाओ, बुरी तरह गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना दूर आप ब्लॉकेज लगाओगे, आपके पास तक हीट उतनी ही कम पहुंचेगी, और ये सिंपल फिजिक्स है। क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे पास सोर्स है, इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा लिया तो इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। अब यहाँ से आगे हीट जब ट्रैवल करेगी, यहाँ से हीट ज्यादा आसानी से आ सकती है, यहाँ पे जब एक बार मैंने इसको ब्लॉक कर दिया और ये टेम्परेचर आगे मूव कर रहा है तो यहाँ पे हीट बहुत कम है, तो जितना पास में ब्लॉकेज लगाता चला जाऊंगा हीट उतनी ही कम होती चली जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति तक हीट कितनी पहुंची है, तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वन, इसके अंदर कितनी लकड़ियां हैं, सेकंड यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना, और थर्ड इसके बीच में दूसरे लोग कितने हैं। ये जो लोग बीच में बैठे हैं दे आर एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन और अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये इस पे पहुंचने वाली हीट को ब्लॉक करते चले जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एटम्स में ले आते हैं। एटम का एक चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक चार्ज होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन। लेट अस से इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो Z becomes the nuclear charge, ठीक है। अब यहां से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का इफेक्टिवली कितना चार्ज पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड, यहां से यहां तक जो चार्ज पहुंचेगा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंडेंट है, दूसरी बात ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रॉन इससे कितना दूर है। ये इलेक्ट्रॉन इससे जितना दूर होता चला जाएगा इसका चार्ज इसके ऊपर उतना ही कम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। दैट इज द सेकंड थिंग, ठीक है। क्लियर? एंड थर्ड थिंग, इसके और इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ चार्ज को नलिफाई कर देगा। एंड बी वेरी क्लियर, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सबसे पास है वो चार्ज को सबसे ज्यादा नलिफाई करेगा, और बी वेरी क्लियर, इलेक्ट्रॉन का अपना एक चार्ज होता है, वो अपने चार्ज से ज्यादा नलिफाई नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन जो नलिफाई कर सकता है वो 1 है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास आते चले जाएंगे, उनका नलिफिकेशन पावर कम होता चला जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का नलिफिकेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 फैक्टर होंगे। इस इलेक्ट्रॉन तक कितना चार्ज पहुंचा, पहले इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितना दूर है, और तीसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि इस इलेक्ट्रॉन के इस सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर वाले शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो थर्ड फैक्टर जिससे हमने बात की, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचने, चार्ज पहुँचने में ये इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज ब्लॉक करते हैं उसे कहा जाता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। The nullifying or neutralizing, the nullifying or neutralizing of the nuclear charge, the nullifying and neutralizing of the nuclear charge by the electrons
electrons present in the same shell, by the electrons present in the same shell and the shells and the electrons, same shell and the electron, and in the inner shell, in the same shell and in the inner shells, is termed shielding or screening effect. Is termed shielding or screening effect. Full stop. It is calculated as a dimensionless constant. It is calculated as a dimensionless constant known as shielding or screening constant. Represented as shielding or screening constant, represented as sigma or S. Represented as sigma or S. सिग्मा हम छोटे वाले सिग्मा की बात करेंगे. We talk about the small sigma. ठीक है? तो ये हमने शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात की. अब एक और टर्म की डेफिनेशन लिख लो जिसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देखिए the charge which is experienced by the electron after considering the distance from the nucleus, the nuclear charge and the shielding or screening effect. Is termed effective nuclear charge. ठीक. अब देखो हमने यहाँ पे कुछ चीजों की बात की. डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ता चला जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा. फिर उसके बाद हमने बात की कि न्यूक्लियर चार्ज की. अब अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा. उसमें भी हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है. लेकिन जब हम शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट में एक छोटी सी कंफ्यूजन आती है. आफ्टर ऑल हमें ये पता नहीं चल पाता कि कोई इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियर चार्ज को कितना नलिफाई करेगा. हाउ मच इट विल नलिफाई द न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. तो इस वजह से ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट है इसको डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है. Now to determine the shielding or screening constant, a scientist whose name was Slater gave certain rules. उसने 6 रूल्स दिए थे. हम मेनली 4 रूल्स पे कंसंट्रेट करेंगे. ठीक है. तो पहले हम जरा इन रूल्स की बात करें. The very first rule. Write it. Slater's rules. पहला रूल,
The electrons present in the shells, farther than the given electron. अब एक काम करते हैं कि ये जो शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेट अस से इसको nth शेल बोल देते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो शेल है, ये n+1 हो जाएगा, n+2 हो सकता है, n+3 हो सकता है। तो these are the electrons present farther than the given shell. तो इसमें आगे लिखिए, the electron present in the shells farther than the given electron contribute nothing to the screening or shielding cost. They do not contribute anything to the shielding or the screening constant. Clear? तो इन सब का जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके आगे हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन 0 है। Next point. The electrons present in the same shell contribute 0.35 each. Contribute 0.35 each to the shielding or screening cost. That is the second rule. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा शेल है, इसमें हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, हर कोई 0.35 contribute करेगा. Each of them will contribute 0.35. Third rule. The electrons present in the n-1. The electrons present in the n-1, ये n-1. That is the penultimate shell. Contribute 0.85. Contribute 0.85 each to the shielding or screening constant. तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब का 0.85 हो जाएगा. आगे लिखिए. The electrons present in the n-2. Next one. Next one. The electrons present in the n-2. That is the anti-penultimate shell. And inner. इनर का मतलब है n-3 हो सकता है, n-4 हो सकता है. Contribute 1 each to the shielding or screening constant. अभी हमने 4 रूल्स लिखे, तो we are only bothered about these 4 rules. अब सवाल ये आता है इन रूल्स को यूज कैसे करना है. चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लेट्स से हम आर्सेनिक का ले लेते हैं. ठीक है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है 33. तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको किस तरीके से करना है. सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप नोबल गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप 1s2 2s2 6 इस तरीके से लिखेंगे. पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो
तो अगर मैं आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, इट इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3p10 4p, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे? अगेन वी आर गोइंग टू राइट इट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3, यानी कि जो एक शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया। अब we are going to find out the effective nuclear charge over this particular electron, screening constant over this particular electron। तो इस तरीके से इनको ज्वाइन करो, ठीक है। ये है nth शेल, ये है n-1, ये है n-2 और ये है n-3, ठीक है। अब यहां पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन पर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उसको इफेक्ट करने वाले तो 4 ही इलेक्ट्रॉन रह गए ना, एक पे हम मेजर कर रहे हैं तो उसको तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक, ये नहीं कि हर शेल में से एक को एक्सक्लूड कर दो, सिर्फ एक ही एक्सक्लूड कर दो। तो यहां पर हमारे पास जो हर इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट वो है 0.35, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 4। इस दैट ओके? 4 क्यों है? क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट किया है, तो जिस इलेक्ट्रॉन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे हो गया 0.35 प्लस इसको, यहां पर हमारे पास टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन है तो हर किसी का जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो है 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 70, ठीक है। ये n-2 है, इसका इफेक्ट 1 है मल्टीप्लाइड बाय 8। ये n-3 है, इसका भी 1 है इनटू 2। अगर मैं इन सब को ऐड कर देता हूं तो दिस इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा और s, ठीक है। अब अगर मुझे पता करना है कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है तो उसका तरीका ये है, आप Z स्टार या फिर Z इफेक्टिव बोल देंगे इसको। दिस इज इक्वल टू Z, दैट इज द एटॉमिक नंबर, माइनस द स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो दिस वुड बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आर्सेनिक अकॉर्डिंग टू द स्लीपर्स रूल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्विकली इसको कैलकुलेट करो और इसको कैलकुलेट करने के बाद give me the effective nuclear charge of sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminium and gallium. इनके effective nuclear charge मुझे कैलकुलेट करके फटाफट। Sir, why did you put because as we know that You don't know. So you told us in previous class that all of the orbitals have different energies, except in hydrogen. Am I talking about energy here? So then that shielding will depend on their energy. Why should it depend on the energy? So Why should it depend on the energy? So, you're more energetic, meaning orbital will हम बहुत सारी चीजें ऐसी मान लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए, किंतु ऐसा भी का कोई रीजन नहीं होता। एंड माइंड इट हियर एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि जब हम यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग कांस्टेंट वगैरह की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेजर नहीं हो सकता।
स्क्रीनिंग कांस्टेंट मेजर नहीं होती। जो मेजर होता है वो ये दो चीजें भी हैं, इनका इफेक्ट मेजर होता है कि इनसे जो इफेक्ट पड़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी मेजर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर होती है, एटॉमिक साइज को हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे इन चीजों में चेंज आता चला जाता है, हम ये कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली मेजर नहीं होता, हो भी नहीं सकता। तो इस वजह से स्लेटर ने कुछ रूल्स बनाए। ये रूल्स है, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हर चीज क्लियर नहीं करते, लेकिन काफी चीजें क्लियर कर देते हैं। ये है स्लेटर। Atomic number of sodium is 11, magnesium 12, aluminium 13, potassium 19, calcium 20 और gallium 31. अभी कोई दिक्कत? जीरो हो गया। अल्कोहल क्या होगा? वो शर्त जीरो मांगेगी ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी तो है नहीं। 0.35 एनर्जी का 0.35 85 है। अगर सर n ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो जीरो कर दो सर। वैसे सच्चाई ये है कि अगर आप उसको जीरो नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं, तभी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो 0.35 ऐड हो जाएगा। लेकिन फिर एक कंडीशन ये है कि अगर आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो किसी में से भी मत कर दो, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज कंपैरिजन। तो जब तक कंपैरिजन सेम फुटिंग पे है तब तक कोई दिक्कत नहीं। या अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मत करना कि एक में कर दिया दूसरे में भूल गए, वो मत करना। या तो सब में से सब्ट्रैक्ट करो एक एक, या फिर किसी में से मत करो। तो कंपैरिजन करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। मैंने भी 3s3 कब से हो गया? वैसे यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एसमें चाहे टीमो सेम शेल में, लेकिन फिर भी गलत तो गलत ही है ना। आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? सोडियम कितना है? कैसे आ गया? आपने बाहर वाले में कैसे लिए? बाहर वाले में जीरो हो जाएगा। ये करते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। ये एक ऑब्जर्व वैल्यूज के हिसाब से रूल्स बनाए गए कि अगर ये वैल्यूज डाल दी जाए तो हमें ये आगे प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। इनकी कोई
हार्ड एंड फास्ट एक्सपेरिमेंट, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस्ड वैल्यूज है, कोई थ्योरेटिकल लॉजिक नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसे हुई है? सच बताऊं, स्लेटर रूल ही आपके कोर्स में नहीं है। तो स्लेटर रूल डेवलप कैसे हुआ, वो कैसे हो सकता है? ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया है, तुम्हारा कोर्स का नहीं, इसलिए दिया है कि कंपैरिजन आसान हो जाए, हमें भी कंपेयर करना है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है, इसका ज्यादा है, इसका बहुत कम है, इसका बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम बहुत ज्यादा कुछ रियलाइज नहीं हो पाता, कंपैरिजन नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैंने ये वैल्यूज आपको दे दी कि आप इन वैल्यूज को यूज करके जब देखेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कितना कम कितना कम। ये वैल्यूज सही होना भी जरूरी नहीं है, दे मस्ट जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट द कंपैरिजन, बस इतनी सी बात है। आगे सारे वैल्यूज, अगर आपने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है तो यू वुड फाइंड सोडियम हैज द वैल्यू 2.2, पोटेशियम 2.2, मैग्नीशियम 2.85, कैल्शियम 2.85, एल्युमिनियम 3.5 and gallium 5. These are the values that you must have calculated. ठीक है, और अगर किसी ने बाहर वाले सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो हर चीज में 0.35 ऐड कर दीजिए। फाइन ना, कुछ छोटी-छोटी ऑब्जर्वेशंस यहां पर। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, सोडियम और पोटेशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम आ रहा है। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या ये वाकई में सेम है? द आंसर इज नो। स्लेटर रूल में एक ड्रॉबैक, बहुत सीधा सीधा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो ड्रॉबैक, वो ये कि स्लेटर रूल ने ये तो देख लिया ये कितने इलेक्ट्रॉनिक कितनी स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज कितना है, लेकिन स्लेटर रूल डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर वो पोटेशियम के अंदर एक शेल एक्स्ट्रा है, तो अगर एक शेल पोटेशियम में एक्स्ट्रा है और सोडियम और पोटेशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लेटर रूल के हिसाब से सेम आ रहा है, तो होगा तो नहीं ना सेम, पोटेशियम का कम। So if two neutral atoms have the same effective nuclear charge according to the Slater's rule, then the atom which has more number of shells has a lower effective nuclear charge. Is that clear? Look. If the two neutral atoms, if the two neutral atoms have the same effective nuclear charge, two neutral atoms have the same effective nuclear charge according to Slater's rules. Two atoms have the same effective nuclear charge according to the Slater's rule. Then the atom which has more number of shells, the atom which has more number of shells has a lower effective nuclear charge. Has a lower effective nuclear charge. तो अकॉर्डिंग टू दैट सोडियम से पोटेशियम का, मैग्नीशियम से कैल्शियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए, और होता है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन बहुत सीधा सीधा सामने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आपकी मर्जी है, सिलिकॉन डाल दो, फास्फोरस डाल दो, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन सारे डाल दो। यू विल फाइंड कि जब आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में अक्रॉस चल रहे हैं तो हर स्टेप पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 से चेंज होगा। दिख रहा है? On
moving across the period in the representative element. Representative element का मतलब है S and P block. S and P. At each step, the effective nuclear charge increases by 0.65. अब हम इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने Z के हर स्टेप पर हम Z के अंदर एक एक प्रोटॉन डालते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन डाल रहे हैं और आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं जिसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.35 है। तो Z की वैल्यू आपने 1 से इंक्रीज की, सिग्मा की वैल्यू आपने 0.35 से इंक्रीज की, तो Z स्टार की वैल्यू 0.65 से इंक्रीज हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन इस बारे में? ठीक है, ये बात लिख लीजिए। और मूविंग अक्रॉस द पीरियड, on moving across the period in the representative elements, on moving across the period in the representative elements, that is S and the P block, S and the P block, the effective nuclear charge increases by 0.65. The effective nuclear charge increases by 0.65 at each step. So that's what we mean by effective nuclear charge in this case. कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये तो हमने इसकी बात की। अब चलो एक काम करते हैं, इस सीरीज की बात करें। पोटेशियम से कैल्शियम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना चाहिए जाएगा? 0.65, ठीक है। कैल्शियम से स्कैंडियम कितना चाहिए जाएगा? 0.65। चेक करके देखते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। देखो मैं जब मैं कह रहा हूँ चेक करके देखो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्चुअली कैलकुलेट करके देखोगे। अगर तुम एक्चुअली कैलकुलेट करके देखना चाहो तो देख लो, अगर तुम वैसे बता सकते हो तो बता दो। 0.35, 0.15। देखो बेटा, फिर से एक छोटा सा लॉजिक है। जब मैं कैल्शियम से स्कैंडियम में गया तो Z के अंदर फिर से मैंने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। जब मैंने कैल्शियम से स्कैंडियम पे गया तो इलेक्ट्रॉन n-1 d में गया है। अब वो s या p में नहीं गया, n-1 d में गया है। n-1 शेल चाहे इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जाए उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 0.85। तो मैंने Z को 1 से इंक्रीज किया, सिग्मा को 0.85 से इंक्रीज किया, तो Z स्टार की वैल्यू 0.15 से इंक्रीज होगी ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है? सीधा सीधी चीज है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कैल्शियम से स्कैंडियम में जाएंगे तो इंक्रीज 0.15, स्कैंडियम से टाइटेनियम 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15 और जिंक से गैलियम 0.67। ठीक है, जिंक से कैल्शियम गैलियम में जाने में आपने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इस पूरे आउटकम से एक बड़ा मजेदार सा केस आता है, वो ये कि जब हम कैल्शियम से गैलियम पे जाते हैं तो इंक्रीमेंट जो होना चाहिए एसिड मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम इंक्रीमेंट कितना है? 0.65। लेकिन जब कैल्शियम से गैलियम में आते हैं तो 0.65 का इंक्रीमेंट तो है। इन एडिशन टू दैट ये जो 10 एलिमेंट्स बीच में आ गए हैं जिसमें हर केस में 0.15 का इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से एक 1.5 यूनिट का इंक्रीमेंट और आ गया है। तो जब हम कैल्शियम से गैलियम पे जाते हैं तो टोटल इंक्रीमेंट कम्स आउट टू बी 2.15 rather than 0.65।
Is it clear? ठीक है. On moving from calcium to gallium, there are 10 d block elements in between. In these elements, the electron is being added in the n-1 shell. Hence, at each step, there is an additional 0.15 increase. So, on moving from calcium to gallium, there is a normal 0.65 increase, and in addition to that, there is an extra 1.5 increase. So, when we talk about from calcium to gallium, there is a total increase of 2.15. ठीक है. और इस टोटल इंक्रीज 2.15 के चलते यहाँ से मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में तो 0.65 का इंक्रीज है, यहाँ पे 2.15 का इंक्रीज है. तो जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम का एल्यूमिनियम टू गैलियम एक्चुअली 1.5 का इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेटस. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? एंड बी वेरी क्लियर, ये जो इफेक्ट है ना वो इस वजह से नहीं है कि इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, वो इस वजह से है कि इलेक्ट्रॉन n-1 में जा रहा है. एल्यूमिनियम के n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन है, गैलियम के n-1 में 18 इलेक्ट्रॉन है. तो जो 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. हमारे क्लियर है क्या? ठीक है, फाइन. अच्छा, एक छोटा सा और सवाल. ये जो यहाँ पे हम गैलियम में एक एक्स्ट्रा चार्ज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या यही इंक्रीज इंडियम में भी ऑब्जर्व होगा? क्या गैलियम से इंडियम का चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अकॉर्डिंग टू स्टेट लेवल ज्यादा आएगा कि गैलियम से? हाँ या ना? यस, नो? गैलियम का एटॉमिक नंबर 49 है. गैलियम का एटॉमिक नंबर 49 है. निकाल लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. 5 से ज्यादा आता है या 5 से कम आता है? 5 आएगा. श्योर? अगर श्योर नहीं हो तो कैलकुलेट करो. एटॉमिक नंबर 49. देखो, if you are in doubt, solve it. क्या ऑप्शन है? नो डिस्कशन. इसलिए नहीं कि डिस्कशन से मेरे को डिस्कशन, इसलिए डिस्कशन से आपका सही आंसर गलत हो जाता है. It somehow happens that most of the people agree at the wrong thing rather than right. वो दिक्कत है. हाँ जी, ये जो चीज हम कर रहे हैं समझ में आ रही है. गैलियम से कितना होना चाहिए? तो सोचिए ना, एक्चुअली देखो, मैं एक बात, आजकल मैंने एक नया सिस्टम बता रखा, वो ये शायद आपको बताया भी था. बैक पेज इज नॉट द रफ पेज. बैक पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ योर रजिस्टर. बैक पेज पे आप सिर्फ वो चीजें लिखेंगे जिनको आप बार-बार रेफर करना चाहते हैं, क्योंकि बैक पेज पे रेफर करना सबसे आसान होता है ना. तो अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट लगता है कि यार ये पॉइंट नहीं भूलना, वो पॉइंट आप बैक पेज पे लिख लीजिए. ठीक है ना? ये इजी अप्रोच है ना बैक पेज की. सेम है. हाँ, एल्यूमिनियम की क्या लेनी है लॉन्ग द यहाँ चेंज हुआ, तो ये लॉजिक तो नहीं चलेगा. इसका आंसर ये आएगा, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके Nth और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. अगर दो न्यूट्रल एटम के Nth और n-1 में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं
तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल सेम आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि n-1 के अंदर वाले तो 1 है, उनका तो कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। इज इट क्लियर? गैलियम और इंडियम दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है अकॉर्डिंग टू स्लेटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए। If the two neutral atoms, if the two neutral atoms have the same number of electrons, if the two neutral atoms have the same number of electrons in the NF and the n-1 shell, then their effective nuclear charge, according to the Slater's rule, turns out to be the same. ठीक है? अब अगर हम सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने एल्युमिनियम से गैलियम की बात की, एल्युमिनियम से गैलियम में हमारे पास गड़बड़ हो गई है। एल्युमिनियम से गैलियम एक शेल इंक्रीज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन शेल गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम से कम होना चाहिए। लेकिन दूसरा क्या हुआ, बीच में ये 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, उनकी वजह से गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम से ज्यादा होना चाहिए। अब सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता कि शेल का इफेक्ट कितना है और इस डी ब्लॉक का इफेक्ट कितना है, आई डोंट नो। ये दोनों ऑपोजिंग फैक्टर है, ये मुझे समझ में आ रहा है, पर इसमें से कौन सा डोमिनेट करेगा ये मुझे थ्योरेटिकली नहीं पता। ठीक है, थ्योरेटिकली मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि जितना चेंज बोरॉन से एल्युमिनियम में आया है उतना एल्युमिनियम टू गैलियम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फैक्टर ऑपोजिंग है। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्योंकि नलीफाई कर रहे हैं तो ओवरऑल चेंज कम हो जाएगा। एक बात तो ये कहा ही जा सकती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम वुड बी वेरी सिमिलर। Is that clear? It is going to be very similar. बस ठीक है, किसका ज्यादा किसका कम can't be predicted. Clear? लेकिन एक बात और भी कंफर्म है कि जब हम गैलियम से इंडियम में जा रहे हैं तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल सेम आ रहा है। इंडियम के अंदर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, तो वेरी ऑब्वियसली इंडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम से कम होगा। Is that clear? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमने देखी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब एक और मजेदार सा केस होता है जब हम लैंथनम से हाफनियम में जाते हैं। लैंथनम का एटॉमिक नंबर इज 57 एंड हाफनियम इज 70। लैंथनम और हाफनियम की यूनिट 14 लैंथनाइड एलिमेंट्स। जब हम लैंथनाइड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनके n-2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल n-2 में इलेक्ट्रॉन जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने न्यूक्लियस में प्रोटॉन डाला, n-2 में इलेक्ट्रॉन डाला, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, n-2 का स्प्लिटिंग कांस्टेंट 1 है। और होता ये है कि n ऑर्बिटल पूरी तरह इलेक्ट्रॉन के पूरी तरह न्यूक्लियर के चार्ज को नलीफाई नहीं करते। तो इस वजह से जब हम यहां पर लैंथनम से हाफनियम पे चल रहे होते हैं तो बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बहुत थोड़ा चेंज आता है। ये चेंज 0.15 से भी कम है, और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बीच में लैंथनाइड एलिमेंट्स हैं उन सबका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर है। हम बराबर कह सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल भी नहीं, इक्वल बोल सकते हैं। पर जो छोटा 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 चेंज हो रहा है जब आप लास्ट में हाफनियम पे पहुंचते हैं तो लैंथनम हाफनियम इन 14 f लॉग एलिमेंट्स के होने की वजह से एक ड्रास्टिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज आ जाता है।
अब उस चक्कर में जर्कोनियम और हाफनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर होता है। On moving from lanthanum to hafnium, there are 14 lanthanoid elements in between. In them, the electron is being added in the n-2f orbital. Okay? n-2 subshell should have a screening constant of 1. But f orbitals being very diffuse, they allow a very small amount of effective nuclear charge to seep through, move out from them. And therefore, there is a very small variation in the effective nuclear charge across the period in the lanthanoid elements. Okay? On moving to hafnium, this entire small change at each step adds up to a significant value. And therefore, there is a large difference between effective nuclear charge from lanthanum to hafnium, observed value. Slater rule के हिसाब से नहीं. And it is observed that the effective nuclear charge of zirconium and hafnium becomes very similar. Is it clear? कोई confusion? बात समझ में आई? ठीक है? अब यहां पर ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पंगा हुआ है एल्यूमिनियम से गैलियम में, ये पंगा यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। यही पंगा यहां पे भी ऑब्जर्व होता है, यहां भी ऑब्जर्व होता है, यहां भी, और यहां पर थोड़ा बहुत स्पिल ओवर वहां भी ऑब्जर्व होता है। और जो पंगा यहां हुआ है, उसके चक्कर में ये सारे गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है? इन सब का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर होता है। So that is the trend of the effective nuclear charge in the periodic table. कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? आपका? ठीक है? मैंने आपको एल्यूमिनियम टू हाफ गैलियम दिखा दिया था, नहीं दिखाया ना? देखो on moving from calcium to gallium, a proton is added in the nucleus and an electron is added in the n-1 d subshell, that is the 3D subshell. 3D subshell. Full stop. The screening constant of n-1 shell. The screening constant of n-1 shell is 0.85. Hence, there is an additional. There is an additional 0.15 increase in the effective nuclear charge so the net increase in effective nuclear charge from calcium to gallium, net increase in effective nuclear charge from calcium to gallium, according to Slater's rules, becomes
2.15. Stop. This makes effective nuclear charge of gallium, effective nuclear charge of gallium 1.5 units greater than aluminium. Full stop. This increase is opposed by the increase in shell from aluminium to gallium, which makes the overall effective nuclear charge, of aluminium and gallium similar. Stop. This effect is not observed. On moving from gallium to indium. Stop. It can be said that if two neutral atoms have the same number of electrons, in the inlet and the n-1 shell, then their effective nuclear charge, according to Slater's rule, would come out to be the same. First term. अब आगे लिखिए. On moving from lanthanum to hafnium. Next line लिखिए. On moving from lanthanum to hafnium, the electrons are being added. In the n-2, that is the 4F subshell. Full stop. According to Slater's rule, the n-2 shell has a screening constant of 1 each. And should not affect the overall effective nuclear charge. But practically, the 4F subshell
electrons do not completely nullify the charge, and there is a slight increase in effective nuclear charge. This increase is not much noticeable. In the lanthanide series. But comparing lanthanide hafnium, there is a significant increase. This makes the effective nuclear charge of zirconium and hafnium. Very similar. मैंने आपको काफी कुछ लिखवाया है, जरा 1 मिनट लगा के से बस एक रीड मार लो और कुछ पूछना है। फाइन, चलिए अब ये तो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसे चेंज होता है, ऐसे चेंज होता है। अब इससे फर्क क्या होता है? What exactly is the effective nuclear charge? Effective nuclear charge is the strength with which the nucleus holds the electron. तो जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड क्या है, अब हम बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर ये कह लो कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं पुरानी 4 चीजों पे जो हमने बात की है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने बात की थी एटॉमिक रेडिएशन। नाउ on moving across the period. As we move across the period, the effective nuclear charge is increasing. With the increase in effective nuclear charge, the attraction of the nucleus or the electron will increase. इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा तो रेडियस and that is what is observed. Across the period, the atomic radius increases. Very obviously, यहाँ पर एक increase है, लेकिन इस increase का effective nuclear charge से कोई लिंक नहीं है। ये increase इसलिए है कि हम सही radius measure ही नहीं कर पाते। अब यहाँ पे noble gases के अंदर van der Waals radius measure कर रहे हैं, जो कि एक कोवेलेंट रेडियस से हमेशा ज्यादा होगा। तो इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ये हमारी मेजरमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, रेडियस डिक्रीज होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ये चेंज बहुत ड्रास्टिक होगा, लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये चेंज बहुत स्लो होगा। भाई यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज हो तो 0.15 का है, रिप्रेजेंटेटिव में 0.65 का है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के साइज सिमिलर हो जाएंगे, सेम तो नहीं होंगे लेकिन सिमिलर तो हो जाएंगे। अगर इनके साइज सिमिलर हो जाएंगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल का लैटिस है और हम उसमें से एक एटम निकाल के दूसरे किसी मेटल का एटम फिट कर दें क्योंकि साइज सिमिलर है। अगर हम एक एटम को निकाल के दूसरा एटम फिट कर देते हैं तो ये बन जाता है एक मिक्सचर जिसे कहा जाता है एलॉय। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर सिमिलर साइज होने की वजह से वो आराम से एलॉयज बना देते हैं।
Is it clear? Because of the similarity in size, the transition elements are capable of forming alloys with each other. अब आपका एक और सीधा सीधा आउटकम होगा कि सर आपने ये बोले ट्रांजिशन मेटल के अंदर अलॉय बनाना बहुत आसान है क्योंकि साइज सिमिलर है। तो अगर हम डीप इसमें लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की बात करें तो इनका साइज तो सेम ही होना चाहिए। The answer is इन सब का साइज वाकई में सेम है और इस वजह से यहाँ पे तो हम अलॉय बनाते हैं, ये अलॉय के फॉर्म में ही मिलते हैं, इसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो ऑब्वियस कोई कंफ्यूजन? अब आप मुझे कहेंगे कि सर आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ तो ये तो बता दिया सिमिलर साइज है। अब आपका ये कहना है कि एल्यूमिनियम और गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर है, ठीक है? तो आप ये बोलोगे कि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज भी सिमिलर है। क्यों नहीं होगा? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए ना शेयरिंग की वजह। इसका ड्रॉबैक है शेयरिंग फी से कम नहीं होना चाहिए। हाँ तो और स्लेटर रूल के हिसाब से बढ़ना चाहिए। शेयरिंग फीस होता है। स्लेटर रूल के हिसाब से एल्यूमिनियम से गैलियम में बढ़ना चाहिए, शेल के हिसाब से एल्यूमिनियम से गैलियम में कम होना चाहिए। तो ओवरऑल सिमिलर आ जाएगा। तो इसमें ड्रॉबैक कहाँ रहा? ड्रॉबैक है कोई? तो एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज सिमिलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस या नहीं होना चाहिए, है या नहीं है? प्रॉब्लम क्या है यार? तुम तो जबरदस्ती एक एक्सेप्शन ढूंढने में लगे हुए हो, है नहीं जबकि सर लेकिन अरे एल्यूमिनियम गैलियम है ना, सोडियम तो पोटेशियम का ये चीज नहीं है। शेलिंग फीस क्या होनी चाहिए? सर शेलिंग फीस हो गया तो कम होना चाहिए ना। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल कम नहीं होता, नहीं होता क्योंकि स्लेटर रूल का ड्रॉबैक ये है कि वो शेल के इफेक्ट को कंसीडर ही नहीं करता। यही तो बोला था मैंने, स्टेटमेंट लिखवाई है ना, यही तो लिखवाई है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल सेम आ रहा है देन इन दैट केस जिसमें शेल ज्यादा है उसका एक्चुअली कम है। सर मैं गलत चीज फॉलो कर रहे हैं। कहां है गलत चीज? सर क्योंकि अगर एक शेल के अकॉर्डिंग कहीं पर बढ़ रहा है और कहीं पर कम हो रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो दिक्कत क्या है? नहीं होता ना सोडियम टू पोटेशियम तो अरे भाई सोडियम टू पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल ये इक्वल आ रहा है, पर शेल का इफेक्ट अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं तो ये कम आ जाएगा। तो सोडियम से पोटेशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए और है। प्रॉब्लम क्या है सर हम इक्वल भी बढ़ रहे हैं। यार? क्या कर क्या रहे हो? सोडियम टू पोटेशियम इक्वल नहीं है, एल्यूमिनियम टू गैलियम इक्वल है, तो ये दो अलग अलग चीजें, ये इक्वल है ये इक्वल नहीं। प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? एक फैमिली में दो लड़के हैं, दूसरी फैमिली में भी दो लड़के हैं, इन दोनों लड़कों की उम्र बराबर है, ये दोनों जुड़वा हैं, इन दोनों की उम्र बराबर नहीं है, तो फिर तो तुम कंफ्यूज जाओगे यार ये क्या है? तो भाइयों की तो उम्र बराबर बोल दो या बराबर मत बोलो, ये कौन सा बात है कि दोनों एक तरफ बराबर बोल रहे हो एक तरफ बराबर नहीं है? अरे यार वो दो अलग सेट है, ये अलग सेट है, इसमें इफेक्ट अलग वर्क कर रहा है, इसमें इफेक्ट अलग वर्क कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, दिक्कत क्या है? इन दोनों की इन दोनों का साइज सिमिलर नहीं होगा, नहीं है। इन दोनों का साइज सिमिलर होगा, है। प्रॉब्लम क्या है? फिर आप कहोगे सर इन दोनों का साइज सिमिलर है, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का, इन दोनों के, हाँ है। क्या प्रॉब्लम है? फिर आप कहोगे सर इसका मतलब है पोटेशियम टू रुबिडियम भी सिमिलर है, हाँ है। प्रॉब्लम क्या है? फिर आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था जर्मोनियम हाफनियम भी सिमिलर, तो इनका भी साइज सिमिलर है, हाँ है। फिर आप कहोगे सर ये पूरी की पूरी सीरीज और इस पूरी सीरीज का साइज भी सिमिलर है, हाँ है। प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है।
बनाने का फिर फायदा ही नहीं हुआ एक बार डी तो क्या एक एटम के अंदर शेल फायदे के लिए बनाया जाता है? एटम ना हो गया, बिजनेस ना हो गया, नहीं यार फायदा नहीं हो रहा, मैं नहीं बढ़ा शेल, बस इसी शेल में मैं अपने फ्लोर बढ़ाता जाऊंगा तो वो बड़ा ही होगा ना। क्यों होगा? किसने कहा? नॉर्मल एग्जांपल लेंगे। किसने कहा? एक गद्दा है, फोम का है, उसके ऊपर मैंने लोहे का मेटल का गद्दा डाल दिया, ठीक है? लोहे का गद्दा 1 इंच का है, फोम का गद्दा 4 इंच का है, क्या हाइट बढ़ेगी और कम हो जाएगी? फिर गैलियम आर्सेनाइड ऑब्वियसली है, होना चाहिए और है। फायदा नुकसान कहां से आ गया? रेडियस पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? क्या? बेटा इसकी गलती पता है क्या हो रही है? इसकी गलती ये हो रही है कि ये सोच रहा है कि शेल एक रिजिड चीज है। शेल रिजिड नहीं है, शेल एक रीजन है। ये समझो कि तुम जो है एक पूरे के पूरे एक बड़े मेले में घूम रहे हो, ठीक है? और मेले के अंदर सारे लोग पूरे मेले में फैले पड़े हैं मैदान में, ठीक है? सडनली अनाउंसमेंट होती है कि सेंटर स्टेज पे आलिया भट्ट और अक्षय कुमार आए हुए हैं। फिर देखो मेले का साइज कितना रह जाता है, परफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में खाली जगह बहुत है। इलेक्ट्रॉन खुद पे जगह कोई ना ऑक्यूपाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, और उसका रीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटर से न्यूक्लियस को कितना अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना मर्जी जितना बढ़ाते चल जाओगे, इलेक्ट्रॉन का वो रीजन छोटा होता चला जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? समझ में आई बात? आप सेंटर में अट्रैक्शन बढ़ाते चले जाओ, पता चल रहा है कि आलिया भट्ट के साथ साथ कैटरीना कैफ भी आई हुई है, और वहां पे अक्षय कुमार के साथ साथ शाहरुख खान भी आया हुआ है। लो जी मेरा खाली, लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। समझ आई बात? फायदा